बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ने अजीबोगरीब ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का और ये कहा कि दहशतगर्द पकड़ के पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया है और CIA ने पिन पॉइंट किया था। और अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बताया था CIA ने कि अगर आप ट्रंप को खुश करना चाहते हैं तो फिर इस आदमी को पकड़ने के ऊपर आप पूरी तवज्जो दें, इससे ट्रंप को एक सियासी फ़ायदा होगा। और फिर वो बंदा पकड़ के पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर से अमेरिका के हवाले कर दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत सारे बंदे पकड़ के अमेरिका के हवाले किए हैं। ख्वाजा आसिफ इसको एक नॉर्मल बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम इतनी दहशतगर्दी के साथ लड़ रहे हैं तो एक दहशतगर्द पकड़ के अमेरिका को दे दिया तो इससे क्या हो गया। हालांकि इससे पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बार बार ये जोर देती रहीं और बार बार ये बात उठाती रहीं कि अमेरिका को बंदे पकड़ पकड़ के देना जो है वो मुशर्रफ साहब की गलत पॉलिसी थी। बहरहाल अब इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो एक के बाद एक ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को उम्मीद लग गई है कि शायद उन्हें अमेरिका की गोद में बैठने का मौका मिल जाए। तो जो स्टेटमेंट है इरफान सिद्दीकी साहब का वो ये है कि अमेरिका जल्दी में अफगानिस्तान में लातादाद असला छोड़ गया था और वो असला दहशतगर्दी में हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। अब अमेरिका और पाकिस्तान को मिलकर अफगानिस्तान से असलहा निकालना चाहिए। देखिए, एक तो इनको फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर दुनिया के कितने सारे मुल्कों की फौज आई थी, पूरा नेटो यहां पे आया था। यहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च किए अमेरिकन ने और यूरोपीय ममालिक ने, लेकिन उसके बावजूद वो अफगानिस्तान के लोगों को शिकस्त नहीं दे सके और फिर यहां से उजलत में ये सारा मलबा छोड़ के भागे। अब अफगानिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है। आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, आप उसको ये कह सकते हैं कि आप वेपनाइजेशन कम करें, आप ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में आप हमारी मदद करें। आप ये फैसला नहीं कर सकते कि वो अपने मुल्क के अंदर क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, या उनके मुल्क में या उनकी सोसाइटी में वेपनाइजेशन होगी या नहीं होगी, या वो जो पश्तून है वो हथियारों के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जगह मैं आपको ऐसी बता देता हूँ जहाँ पे हथियार बनते भी और बिकते भी हैं। लाहौर में ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलीगल वेपन्स बेचे जाते हैं। लोगों ने अपने गोदाम बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो हथियार छुपा कर रखते हैं। जब किसी को वेपन चाहिए हो तो लोग जाके वहाँ से हथियार खरीद लेते हैं। जितने दुश्मनदार लोग हैं उनके पास सारे लीगल वेपन्स तो नहीं होते ना, इलीगल वेपन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप शेखुपुरा चले जाएं तो आपको दुनिया का हर तरह का वेपन मिल जाएगा। आप गुजरात चले जाएं तो दुनिया का कौन सा हथियार है जो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हथियार यहाँ पे भी हैं और बेशुमार है, और उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो इलीगल वेपन्स की है। तो अफगानिस्तान जो है वो एक वेपनाइज्ड सोसाइटी है। वहाँ पे लोग हथियार अपने पास रखते हैं, जैसा कि अमेरिका में लोग हथियार अपने पास रखते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में लोग हथियार अपने पास रखते हैं। अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर असला निकाले, ये सिर्फ अमेरिका के साथ अपने आप को रीअलाइन करने की एक कोशिश है। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब या जो मौजूदा हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट है वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी अमेरिका इस खित्ते में अंगेज होता है, चाहे वो ईरान के साथ जंग कर ले, चाहे वो चाइना के साथ जंग कर ले, चाहे अमेरिका अफगानिस्तान के साथ जंग कर ले, चाहे अमेरिका यहाँ इस खित्ते में किसी और मुल्क के साथ जंग कर ले, तो उसमें फ़ायदा पाकिस्तान का होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दिफाई नुक्ता नज़र से अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एडवेंचर शुरू किया जाए। ईरान के साथ एडवेंचर वो करना नहीं चाहते, तो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ अमेरिका एक नया एडवेंचर शुरू करे जिसमें पाकिस्तान की जो दिफाई रेलिवेंस है या पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उसकी रेलिवेंस एक दफ़ा बढ़ जाए, और वो रेलिवेंस बढ़ने का फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान का मौजूदा रजीम उठाए। तो मामला नादरीन सिंपल है और मामला इतना सा है, लेकिन खबर इसके साथ एक और भी जुड़ी है। ये 18 न्यूज़ है, वहाँ पे ये खबर छपी हुई है। खबर आप देखें तो आपको हैरत होगी कि अभी तो ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, अब ये खबर छपी है 6 मार्च 2025 को, यानी आज के दिन में छपी हुई है। और ये एक पेपर है 18news.com, वहाँ पे ये खबर छपी है। खबर क्या कहती है कि आफ्टर थैंकिंग इस्लामाबाद, ट्रंप में इशू ट्रैवल बैन बारिंग पाकिस्तानीज फ्रॉम एंटरिंग यूनाइटेड स्टेट्स। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का या इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करने के बाद ट्रंप मुमकिना तौर पे पाकिस्तानियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा सकता है। अब ये पाबंदी क्यों लगा सकता है? वो ये कह रहे हैं कि ये जो नया बैन लगाने जा रहा है ट्रंप, या लगाएगा ट्रंप मुमकिना तौर पे, ये अफगानिस्तानियों पे और पाकिस्तानियों पे लगाया जाएगा कि ये दोनों मुल्कों के लोग जो हैं वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ममालिक हैं उनके हवाले से अमेरिका में एक रिव्यू की पॉलिसी चल रही है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर।
और पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया जहां पे दहशतगर्दी ज़्यादा हुई है। इसको ज़रा आप एक सेकंड के लिए रुके ना यहाँ पे, कि अमेरिका क्या पाकिस्तानियों पे वाकई ट्रैवल बैन लगा देगा और वो ये कहेगा पाकिस्तानी यहाँ दाखिल ना हो क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत है। आप जो मैंने पिछले वीलॉग में इम्तियाज गुल साहब का ट्वीट आपको पढ़ के सुनाया था उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया एक ऐसी वजह से जो गलत है, कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद है और अफगानिस्तान तो लगातार ये बात कर रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे पाकिस्तान में दाइश के अड्डे मौजूद हैं और दाइश को यहाँ फैसिलिटेट किया गया है और इसलिए ये बंदा पाकिस्तान में था। जब अमेरिका ने मांगा तो पाकिस्तान ने पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। बहरहाल अमेरिका ने उसको वहाँ पे अदालत में पेश कर दिया है और मुबैना तौर पे जो खबरें आ रही हैं उसमें कुछ एतराफ़ भी उसने किया है कि ठीक है मैं इसके अंदर शामिल था और मैं 2 लोगों को जानता भी हूँ। तो वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे अमेरिका में शुरू हुई हैं। अच्छा, अब अमेरिका पाकिस्तानियों पे पाबंदी लगाते हुए एक नुक्ता ये भी रख सकता है, अगर लगी तो एक नुक्ता वो ये भी रख सकता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी है। तो इसके हवाले से मेरे पास जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक होता है जो जारी किया जाता है हर कुछ अरसे के बाद, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि गुज़िश्ता साल के दौरान दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% इजाफे के साथ 1081 हो गई है। अच्छा जनाब, अब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की जानिब से शाया करदा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में गुज़िश्ता 17 बरसों के दौरान दहशतगर्दी के अहम रुझानात और नमूनों का पूरा जायजा लिया गया पूरी दुनिया के अंदर। दुनिया के 163 ममालिक उनकी दर्जाबंदी की गई है और उसमें अब यह पता चला है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 3 सालों में जब से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, दहशतगर्दी के वाकयात बहुत तेजी से बढ़े हैं। 163 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के एतबार से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले पाकिस्तान जो है वो 9वें नंबर पर था, लेकिन फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और उसके बाद जिस तरह दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हुए, उसके नतीजे में अब पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसमें दूसरे नंबर पे आ गया है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जिन ममालिक का नाम लेकर पाकिस्तानियों को डराया जाता है, जैसे कि लीबिया का, शाम का, यमन का, इराक का, फ़लस्तीन का, अफगानिस्तान का, इन मुल्कों का नाम लेकर पाकिस्तान को डराया जाता है ना। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी ये कहते हैं, पाकिस्तानियों को जो है सियासतदान भी ये कहते हैं, सरकारी मुल्ला भी ये कहते हैं कि देखें जी ये मुल्क कितने बुरे इनके हालात हैं, शुक्र करें पाकिस्तान के पास ये है, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमारे पास एक बड़ी फौज है, तो हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी उस तरह नहीं है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो आपको जो है वो शुक्राने के नवाफिल पढ़ने चाहिए। ये बहुत सारे मुल्ला ये बातें करते हैं। लेकिन अब बात यह है इंटरेस्टिंग कि ये सारे मुल्क पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं दहशतगर्दी के मामलात में, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इराक है, चाहे वो शाम है, चाहे वो लीबिया है, चाहे वो बाकी ममालिक हैं। इन तमाम ममालिक में दहशतगर्दी पाकिस्तान की निस्बत कम है। एक मुल्क जो पाकिस्तान से आगे गया है, मैं तो उसका नाम भी पहली दफ़ा पढ़ रहा हूं, ये जो सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं वो बर्कीना फासो में हुई हैं। ये बर्कीना फासो जो है ये कोई अफ्रीकी मुल्क है, मैं तो इसको जानता भी नहीं, पहली दफ़ा इसका नाम सुना है। और ये जनाब पहले नंबर पे और पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे है। शाम जहां पे एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन वहां पे भी हैरत अंगेज तौर पे जो डाटा है वो ये बता रहा है कि शाम की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर है। अब आप अंदाजा कर ले कि हमने दहशतगर्दी के मामलात में पाकिस्तान में क्या किया है। अच्छा, इसमें जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसी का भी एक अमल दखल है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने एक स्टेटमेंट दिया है, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, और उन्होंने कहा जी कमर जावेद बाजवा, इमरान खान और फैज़ हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया था। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा को भी बुलाकर पूछा जाना चाहिए और जनरल बाजवा से भी इसका जवाब मांगना चाहिए कि ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान में आए हैं, ये जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि साबिक DGISI गिरफ्तार है जनरल फैज, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पूछा जाए कि उन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया, ये वज़ीर दिफा ने कहा है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर इन्होंने इमरान खान को शामिल कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान भी इसके अंदर शामिल हैं और वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जनरल बाजवा मुल्क से बाहर हैं और इनसे, जनरल बाजवा बाहर हैं वो ये कह रहे थे, फैज तो अंदर हैं, जनरल बाजवा बाहर हैं, इनसे पूछा जाए और उनसे इसलिए पूछा जाए कि उन्होंने लाके दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाया है। अब साथ उन्होंने इमरान खान साहब को भी नत्थी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक दफ़ा फिर रद्दमल दिया है और तहरीक इंसाफ ने कहा, जुनैद अकबर साहब ने ये स्टेटमेंट देते हुए कहा कि
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत आप में नहीं है। और उन्होंने रद्दमल भी दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ख्वाजा आसिफ में कमर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कमर बाजवा की वजह से ही पीटीआई की हुकूमत गिरी थी। जुनैद अकबर का कहना था कि कमर बाजवा, फैज़ हमीद ने कुछ गलत किया है तो ख्वाजा आसिफ इस पर कार्रवाई करें, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। वज़ीर दिफा ने इमरान खान साहब का भी नाम लिया था इसमें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, और इमरान खान साहब इसको क्लियर कर चुके हैं, मुराद सईद इसके ऊपर पूरा फैक्ट बयान कर चुके हैं। बाकायदा डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार मना कर रही थी। उन डेटों के अंदर निकाल निकाल के उन्होंने क्लिप चलाए हैं कि तहरीक इंसाफ तो मना कर रही थी कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर ना बसाया जाए, लेकिन जनरल बाजवा का ये फार्मूला था, और जब इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई तो फिर उसके बाद बाई डिज़ाइन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाया गया। अब ख्वाजा आसिफ जो है वो तो इलेक्शन जीते ही जनरल बाजवा की वजह से थे, यानी उन्होंने तो उस दौर में भी जाली फार्म 47 ले लिया था। ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कहा कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया, और जनरल बाजवा को जो मैंने व्हाट्सएप किया उसके बाद जनरल बाजवा ने मेरा रिजल्ट तब्दील करवा दिया और मैं इलेक्शन जीत गया। ये ख्वाजा आसिफ अपने मुंह से कह चुके हैं। तो उस जनरल बाजवा के खिलाफ ख्वाजा आसिफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से चैलेंज भी किया है। नाज़रीन, मामला यह है कि हुकूमत की तवज्जो इन मामला की तरफ है नहीं। यानी हम बातें तो करते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ ने बात की वज़ीर दिफा ने कि जनाब जनरल बाजवा रिस्पॉन्सिबल था दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाने के लिए। चले, इमरान खान पे तो उन्होंने पॉलिटिकल एलिगेशन लगाना ही है ना, एक्चुअली तो ये पॉलिसी आर्मी चीफ ने बनानी होती है या उनके लोगों ने बनानी होती है, तो उनकी गलत पॉलिसी का हम सारे खुमियादा भुगत रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन हमारी तवज्जो पाकिस्तान की वहां नहीं है। पाकिस्तान की तवज्जो कहां पे है कि अब ओन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार कर लो, यानी दहशतगर्दों को पकड़ने पे, दहशतगर्दी को रोकने पे कोई तवज्जो नहीं है। हाँ, अमेरिका का हुक्म आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बंदा उठा के अमेरिका के हवाले कर सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को रोकने की बजाय ओन अब्बास बप्पी को रोकना है कि वो पंफलेट्स लेकर लोगों में जा रहा है। जनूबी पंजाब में लोगों को बाजारों में मिलता है, सड़कों पे मिलता है, हर जगह पे कैंपेन कर रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि इमरान खान के दौर में महंगाई कितनी थी और आज महंगाई कितनी है। वो इस हुकूमत को एक्सपोज कर रहा है। और इसके अलावा अभी जो एक वाकया पेश आया, आसिफ जट साहब जो नेस्ले में काम करते थे, जिन्होंने अपने आप को आग लगाई लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पे जो है इस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही थी कि चलो इसके ऊपर मट्टी डाल जाए, ये मामला खत्म हो जाए किसी तरह। लेकिन जब वो उनका इंतकाल हो गया आसिफ साहब का, तो उसके बाद रोला पड़ गया। उनके घर वाले जो है मीडिया ने दिखाया ही नहीं। 5-6 लोग जाके नेस्ले की जो फैक्ट्री है उसके बाहर बैठे हुए थे जनूबी पंजाब में, और मीडिया ने उसकी कवरेज नहीं की। मीडिया कवरेज करेगा क्यों? नेस्ले को तो निजी कंपनी कहते हैं वो, और नेस्ले जो है वो एक ऐसा इदारा है, दुनिया का अगर कोई भी मुहसिब मुल्क होता तो इस मल्टीनेशनल कंपनी को नत्थ डाल दी जाती अदालत की जानिब से। लेकिन यहां पे अदालत इंक्वायरी ये नहीं कर रही कि एक आदमी की नौकरी भी खाई और अदालत ने उसको इंसाफ भी नहीं दिया, वो बेचारे ने अपने आप को जला दिया, क्यों जलाया, इस पर इंक्वायरी नहीं कर रही। अदालत ने इंक्वायरी करवाई कि पेट्रोल कैसे आ गया अदालत के हाथे में। उन्हें प्रॉब्लम इस बात की है, दूसरी बात की उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत की तरजीहात यह है कि और बात बप्पी साहब गए थे इनके घर पे भी, और हुकूमत इस पर मट्टी डालना चाहती है इस मामले पे। तो अब और अब्बास बप्पी साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया कि ये मुहिम चलाते हैं महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, कंपेन करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। तो सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पहली जो इतला आई वो ये आई कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनको उठाया, ये उमर अयूब साहब ने क्लेम किया, और उसके बाद पता चला कि जनाब पुलिस और सादा कपड़ों में अफराद आए थे, उन्होंने तोड़फोड़ की और ओन अब्बास बप्पी को सुबह के वक्त जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। अब जनाब बाद में सेनेट के अंदर यह बताया गया कि जनाब इनके ऊपर कोई FIR है इलीगल शिकार खेलने की, यानी ये एक बड़ी भोंडी सी FIR है। इलीगल शिकार अगर कोई खेलता है तो उसको मौके पे पकड़ा जाता है, या उसको जुर्माना किया जाता है, या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसे घर के अंदर घुस के इतना सख्त रेड करना, ये महकमा वाइल्ड लाइफ वाले तो ऐसे नहीं करते कि जाके घर में तोड़ फोड़ कर दी, बंदा पकड़ने के लिए जोर लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं, ना कभी जिंदगी में ऐसा देखा। लेकिन यहां हम देख रहे हैं जो हो रहा है। तो हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो इन चीज़ों की तरफ है। हुकूमत की तरजीहात है कि जनाब इमरान खान की मुलाकात नहीं होने देनी। उमर अयूब साहब ने आज फिर ट्वीट करके बताया कि हम लोग इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, लेकिन इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनके बावजूद, जिनके अदालती अहकामात के बावजूद, जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं अडियाला जेल के, उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी कि हम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी का एक कर्नल जो है वो कंट्रोल कर रहा है अडियाला जेल को, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, यानी उसकी ईमा के ऊपर हो रही है। वो ये कहता है कि नहीं मिलवाना, तो जजेस का ऑर्डर फारिग हो जाता है और अदालत का अमला जो है, जेल का अमला जो है वो नहीं मिलवाता इमरान खान साहब से। तो यहाँ जो लोग मुलाकात करने गए थे वो बेचारे मायूस वापस आए। हालांकि अभी मैं
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का वो स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था, जब वहाँ पे फैसल फरीद साहब, उन्होंने जब कोर्ट में ये कहा कि ये सुप्रिटेंडेंट जेल को आप ऑर्डर दें जज साहब कि ये अदालती अहकामात की पाबंदी करें, तो जज साहब ने कहा जी इनकी जरूरत है कि ये पाबंदी ना करें या अदालती अहकामात को ना माने। तो जनाब ये देखें, एक दफ़ा फिर नहीं माने अदालती अहकामात। अदालती अहकामात के बावजूद ये लोग गए और जाकर इमरान खान साहब से मिलना चाहते थे। अदालती अहकामात मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात नहीं होने दी गई। नादरीन, में सब जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश एक मरतबा फिर शुरू हुई है और इसमें जो है वो उमर अयूब साहब ने और असद कैसर साहब ने, इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। इन्होंने कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौमी एजेंडे पर सब जमातों को इकट्ठा करें और पाकिस्तान को नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। देखें, अब अगर पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल है ना नादरीन इस वक्त, तो वो एक ही है कि पाकिस्तान में फिल फौर नए इंतखाबात करवा दिए जाएं। मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ, अगर आपने दहशतगर्दी से निपटना है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, अगर आपने इदारों और आवाम के बीच में नफरत को ख़त्म करना है, अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को संभाला देना है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करना है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी लेकर आनी है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आनी है, अगर आपने पाकिस्तान को बेहतर मुल्क के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको फौरी तौर पर अवामी एतमाद को बहाल करने के लिए एक फिल फॉर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। जितनी आप ताखीर करते जाएंगे उतना वक्त आप ज़ाया करते चले जाएंगे। पाकिस्तान में लोगों में एक अदम एतमाद है और वो बढ़ता चला जा रहा है। उसको ख़त्म करने का तरीका नए इंतखाबात हैं और सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं हुकूमत के अलावा। हुकूमत को इस बात का पता है कि जब वो दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो वो इलेक्शन जीत ही नहीं पाएंगे, और जब वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो फिर हुकूमत आ जाएगी दूसरी जमातों की, या खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये डरते हैं कि उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो है वो इन्हें इस बात का डर है कि मामला फिर इनके खिलाफ हो जाएंगे, इन्हें फिर मुल्क से भागना पड़ेगा, और इतनी मुश्किल से जूते पॉलिश कर करके ये बेचारे इक़्तिदार में आए हैं। तो अब ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतने जूते पॉलिश करने के बाद भी इक़्तिदार इनसे छिन जाए। मीडिया भी क्योंकि ये बात जानता है, और मीडिया में जो ये बात करता है उससे उसकी नौकरी छीन ली जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया ना, 25-30 के करीब ऐसे सहाफ़ी हैं जो नाम पर सहाफ़ी हैं, जिनसे उनकी नौकरियां छीन ली गई हैं और सबको बेरोजगार कर दिया गया है। एक बड़े नामवर सहाफ़ी को शहीद भी कर दिया गया है, अरशद शरीफ को। लेकिन आप ढिटाई का अंदाजा कीजिए कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी ये तो अपनी वजूहात हैं एंकर्स की या चैनल्स की, ना हुकूमत कोई दबाव डाल रही है, ना रियासत कोई दबाव डाल रही है, ना कोई रियासती इदारा कोई दबाव डाल रहा है। ये जो भी हो रहा है ये खुद ही हो रहा है, चैनल्स खुद ही बंदे निकाली जा रहे हैं। तो इतने पॉपुलर फेसेस जिनकी वजह से चैनल्स पहचाने जाते हैं, क्या चैनल्स उनको निकाल सकते हैं? तो मेरी नज़र में ऐसा नहीं हो सकता, चैनल्स उनको नहीं निकाल सकते। आज जो मुल्क की हालत है, इस हालत से अगर मुल्क को निकालना है तो फिर पाकिस्तान को नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा, और नए इलेक्शन के लिए सबको बैठकर फैसला करना होगा ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाए। नाज़रीन, एक और अजीबोगरीब खबर मैं आपको बताता हूँ। ये जो नए जजेस ट्रांसफर करके लाए जा रहे हैं ना, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक चीफ जस्टिस को लाया गया, तो जनाब अब पता चला है कि जजेस तबादले के बाद ट्रांसफर होकर साथ आने वाले स्टाफ की जानिब से रिश्वत वसूली की शिकायत सामने आ गई। पता चला जी केसेस लगाने के लिए और चीज़ें फिक्स करने के लिए जो जजेस ट्रांसफर होकर आए हैं उनका अमला रिश्वत वसूल कर रहा है। और इस मामले पे जस्टिस बाबर सत्तार की हदायत पर उनके सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को खत लिख दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अंदाजा कीजिए आप नादरीन, किस तरह के जजेस और किस तरह का स्टाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया गया ताकि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सके। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था हमें 2-3 तरह के लोग इमरान साहब सूट करते हैं। मैंने कहा जी बताया। उन्होंने कहा जी एक तो हमें करप्ट लोग सूट करते हैं कि वो करप्शन करते रहते हैं और जब हम उन्हें कोई काम कहते हैं तो वो आंखें बंद करके हमारा काम कर देते हैं। दूसरा, हमें नालायक लोग सूट करते हैं कि वो उस ओहदे के लायक ही नहीं होते जिस पे हम उन्हें बिठा देते हैं, और उसके बाद वो इसी डर से कि हमें इस ओहदे से ना हटा दिया जाए जो हम उन्हें काम कहते हैं वो करते रहते हैं। फिर इस तरह उन्होंने मुझे 4-5 किस्में बताई थी कि जो लोग उन्हें बहुत पसंद आते हैं या एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत काम के हैं, तो इसी तरह के लोगों को लाकर बिठाया गया और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बर्बाद कर दिया गया है। सिस्टम की हालत ये हो गई है कि आपका फास्ट बॉलर जो है हारिस रऊफ, वो पार्लियामेंट में पहुंच गया ख्वाजा आसिफ से मुबैना तौर पे मुलाकात के लिए, और कैमरे को देखकर थोड़ा ठटक गया, परेशान हो गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने के लिए भी वही रास्ता अपनाना पड़ता है जो मरियम नवाज को बहुत अच्छे तरीके से आता है। अंदाज़ा कीजिए आप। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।